अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा इकराम, उम्मीद है आप बखैर वाफियत होंगे। आज हम हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ नए अंदाज में, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रहेगी आपके लिए, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपको ये सबक नए अंदाज में, आम फहम और बिल्कुल आपको क्लास वाले अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। सबक भी बड़ा ज़बरदस्त है और हमने इसको नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है। ये सबक आप देख रहे हैं कि हमने कैसे इसके तारुफ को और उसके बाद खुलासे की हमने कैसे पॉइंट्स निकाले हैं। पॉइंट्स के बाद अगर हम बात करें तशरीह की, तो तशरीह को भी हमने आसान अल्फाज में पेश करने की कोशिश की है ताकि आप ये चीज़ें समझ सकें। अजीज़ों, ये सबक हमारे एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले एक किसी भी तबके की तर्जुमानी कर रहा है। ये सबक सिर्फ सबक नहीं, बल्कि ये पूरा एक अफ़साना है, और ये हमें से हर एक बंदे की तर्जुमानी कर रहा है कि जो बंदा मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है उसके भी बड़े ख्वाब होते हैं, वो भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं और वो अपने ख्वाबों के साथ कभी तो पूरे कर लेता है और कभी वो अधूरे ख्वाब ही रह जाते हैं, उनकी ताबीर नहीं हो पाती। हमें आजकल के दौर में भी ये चीज़ें सीख कर इसे एक सबक सीखना है कि ख्वाब अगर अधूरे रह जाए तो इसे दिल बर्दाश्त नहीं होना। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं होती, ख्वाब कोई बंदा भी देख सकता है। ख्वाब देखना ये ज़िंदगी का हुस्न है। मेरे अजीज़ों, ये कुतबा भी एक ऐसा ख्वाब है कि वो ज़िंदगी में मेहनत करता है, मेहनत के बावजूद सिला नहीं मिलता, और वो मायूस होकर ये कह देता है कि ये शायद गैब की कोई कहानी है जो सिला दे, वरना हकीकी कहानी कुछ और ही नज़र आती है। खैर, हम शरीफ हुसैन की बात करेंगे बड़े आसान अंदाज से, और आपको ये सबक सुनकर मज़ा भी आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कुतबा सबक है, इसके मुसन्निफ़ गुलाम अब्बास है, माखज़ आनंदी है, सिन्फ़ अदब में ये अफ़साना है। मुसन्निफ़ का अगर मुख्तसर तारुफ़ देखें तो ये मुसन्निफ़ पैदा हुए 99 मई को अमृतसर भारत के एक गरीब घराने में। इब्तिदाई तालीम लाहौर से हासिल की। मुलाजमत महकमा ताल्लुकात आम्मा और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे और यहाँ पर मुलाजमत देखी। मशहूर अफसाने आनंदी, जाड़े की चांदी और दंग वगैरह ये इनके मशहूर अफसाने हैं। इजाज़ात हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात के एहतराम में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। वफ़ात 1982 को वफ़ात पाई। पाकिस्तान ये कब आए? ये 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तब ये पाकिस्तान मुंतकिल हुए। यानी अगर हम बात करें पैदाइश से लेकर वफ़ात तक, ये कुछ मुख्तसर चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल आसानी के साथ आप नोट भी कर सकते हैं, और आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये काम आए, और बोर्ड में भी इससे शॉर्ट और एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। असल चीज़ जो हमारे पास इस सबक का है वो है खुलासा। खुलासे को मैंने बड़े ही अच्छे अंदाज से आप हजरात के सामने पॉइंट टू पॉइंट और ये जाहिर करने की कोशिश की है। देखिएगा, खुलासा बिल्कुल ही आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करने की एक जतन है जो हम कर रहे हैं ताकि आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल ना हो। ये मैं नंबरिंग भी दे रहा हूँ, तो ये आप इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको अपने पास महफूज कर ले, लेकिन एक बार इसको लाजमी सुने। आप जब एक बार इसको सुन लेंगे, फिर ये पॉइंट्स जब भी आप देखेंगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। खुलासा खुलासा ये है इस पूरे सबक का कि शरीफ हुसैन रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारता है। शरीफ हुसैन अपने दफ्तर के काम में मसरूफ़ होता है। वो सुबह घर से निकलता है, दफ्तर जाता है और दफ्तर में वो जाकर आराम से अपनी ड्यूटी करता है। 2 साल वो इंतहाई मेहनत और मजदूरी से लगा रहा और अपने काम के साथ वो बिल्कुल वाबस्ता रहा। एक मर्तबा गर्मी के मौसम में दोपहर का वक़्त है, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक ज़मीन की तपश का यह हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। इसी माहौल में एक दिन शरीफ हुसैन जल्दी दफ्तर से निकल आए। वजह ये थी कि उसकी बेगम महीने के शुरू में मेके चली गई थी, और मेके चले जाने के बाद 8 दिन गुजरने के बावजूद भी उसके जेब में कुछ पैसे बाकी थे। पहले तो महीने के 2-4 दिन वो तांगे की सवारी करता, और उसके बाद फिर तांगे की सवारी बेचारे को मुयसर ना होती थी। क्लर्कों की टोलियां बरामद होना शुरू हो गई थी। कोई क्लर्क
साइकिल पर जा रहा है तो कोई टांगे पर जा रहा है। हर बंदे का अपने अपने टून, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, किसी की उम्र बहुत ज्यादा है, कोई अभी अभी 2-3 दिन हुए काम पर आया हुआ है। लिए शरीफ हुसैन दर्जा दोयम का क्लर्क है, और वो उधर से शरीफ हुसैन ने एक तांगे में एक सवारी की जगह कम पाकर वो भी इस तांगे में सवार हो गए, और बड़ी लुत्फ अंदोजी से वो उस बाजार की तरफ निकल पड़े। अभी बाजार के दरवाजे पर तांगा रुका तो शरीफ हुसैन भी वहीं से तांगे से उतर गए और बाजार का रुख कर लिया। मस्जिद के साथ वहां पर मस्जिद की सीढ़ियों के इर्द गिर्द एक संगमरमर वगैरह चीजों का एक मेला लगा करता था, जहां से सस्ते चीजें मिला करते थे। शरीफ हुसैन उन दिनों में चूंकि घर में बेगम साहिबा थी नहीं, तो शरीफ हुसैन सस्ते होटल में रात गुजारता और कोई खाना वगैरह बाहर से खाता। रात को अगर कभी घर आना हुआ तो आ गए, वरना घर न आते थे, बाहर ही रहते थे। वहां से वो बाजार के चक्कर लगाने लगे, काफी चीजें देखी, किसी चीज पे नजर कर दी, सरफ नजर कर दी, किसी को देखा किसी को नहीं, और उधर से गुजर गया। ये आखिर जाकर एक संतराज के पास देखा कि संगमरमर का एक खूबसूरत बड़ा मरमरी टुकड़ा पड़ा हुआ है, और वो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुगलिया सल्तनत के किसी बड़े दरबार का वो टुकड़ा हो। और वो हैरान होकर उसको देखता है, उसकी कीमत पूछ लेता है। कीमत पूछने पर वो 3 रुपए बताता है। ये आगे उसको रखकर आगे जाना शुरू कर देता है, और आगे क्या जाता कि अब उसको तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो वैसे कीमत पूछने वाला था, और कीमत पूछकर वो आगे निकल पड़ा। उसने क्या देखा कि आगे तो उसने जाना ही था, लेकिन उसने दुकानदार ने रोका कि आप कितने में लेंगे। इन्होंने 1 रुपया बता दिया, और उन्होंने कहा कि 1 रुपया में ले जाओ। अब जब वो टुकड़ा लिया तो ये शरीफ हुसैन को अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने 12 आने क्यों ना कहे। अब लौटने के सिवा कोई चारा ही न क्या था। कीमत अदा करने से पहले इसने इस मरमरे टुकड़े को उठाकर दोबारा देखा, भाला कि अगर जरा से भी नुकस नजर आए तो उसे सौदे को मनसूख कर दे। मगर वो टुकड़े बेऐब था। न जाने कबाड़ी ने इसे इस कदर सस्ता क्यों बेचना कबूल किया। ये टुकड़ा तो उन्होंने ले लिया। वो घर आया, और जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर के छत पर अकेले बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, तो इस सिंगे मरमर के टुकड़े का एक मसरफ इसके ज़हन में आया। खुदा के कारखाने गैब है, वो बड़ा गफूर और रहीम है। अजब नहीं कि एक दिन अच्छे हमारे भी आए और हम भी अपना घर बनाए, और घर के बाहर इसको हम लगवा ले जैसे लोगों ने लगवाया। ये महीना उसने बड़ी मेहनत की, और इस टुकड़े को देखता पूरा दिन वो काम करता, और थका हारा शाम को आकर मेहनत मजदूरी करता। पहले से भी ज्यादा काम तेज कर दिया, और शाम को आकर वो घर में सबसे पहले इस संगमरमर के टुकड़े को देखता। जैसे ही महीना पूरा हुआ, अगले महीने सबसे पहले जाकर इस पर अपना नाम लिखवाया। अखबार में बनता, बाजार में खोला नहीं। घर की सीढ़ियों में आया तो पहले सीढ़ी में अखबार उतार कर इस टुकड़े को, उस नाम को देखा, और शायद जिंदगी में शरीफ हुसैन ने अब जली हरूफ में पहले बार ये अपना नाम देखा था। और उसने सोचा कि अब इसको रखे कहाँ। तो उस घर में जाकर देखा तो उसके घर में एक किचन था, एक बाला खाना था, और उसके बाद अलमारी थी, लेकिन उस अलमारी का भी कोई कुआड़ न था। उसने उस अलमारी में रखा और मेहनत शुरू कर दी। साल भर मेहनत करता रहा, जैसे काम करता था उससे भी ज्यादा, और पूरा दिन इसी सोच में रहता, मेहनत मजदूरी करके। उसका हौसला बहुत बुलंद था। वो हमेशा ये सोचता कि कभी खुदा मुझे भी फुर्सत देगा और मैं भी एक घर बनाकर उसके बाहर ये लगा लिया करूंगा। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। और फिर हुआ कुछ यूं कि वो क्लर्कों को देखता। एक मर्तबा एक क्लर्क ने आर्जी छुट्टी ली, आर्ज, और वो क्लर्क दर्जा अव्वल का क्लर्क बन गया। 3 महीने की छुट्टी पर हो गया। अब शरीफ हुसैन ने यह मौका गनीमत जानकर अपने अफसरों को भी बावर कराया, और अपने मातहतों का काम भी अपने हाथ सर लिया। रात को आधी आधी रात तक अपने घर में काम करता रहा, और फिर वो मेहनत और मजदूरी और सारा कुछ करता रहा ताकि वो उसको ये मुस्तकिल हो जाए। और लेकिन क्या तमाशा था, वो किस्मत का खेल कुछ और रुख निकलना था। जिंदगी ने रुख बदला। वो मुलाजिम वापस आया, और शरीफ हुसैन को उसका कोई फायदा ना हुआ। शरीफ हुसैन फिर दर्जा दोम का क्लर्क बन गया, और फिर वो बेजार सा हो गया। मायूसी ने अपनी जिंदगी में अपनी जगह बसा ली, और वो चलते फिरते
وہ یہ سوچنے لگا کہ زندگی، شاید یہ ترقی، یہ پیسے جو اب 40 روپے کماتا ہوں کبھی 400 میں بھی بدل سکتے ہیں، یہ صرف سوچ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ترقیاں ملتی ہے یہ کسی غیب کا ہی کارخانہ قدرت ہوتی ہے، ہمارے بس کی یہ روگ نہیں ہے۔ اور پھر وہ اسی مایوسی کے عالم میں گزرتا گیا، چھوٹے بیٹوں سے تعلیم کروائی، ہر 2 سال بعد 3 روپے بڑھتے تھے، بچوں نے تعلیم کر لی اور وہ اس تعلیم میں بھی آخر کار اپنے بڑے بیٹوں کی شادیاں بھی کروا لی۔ 40 سال کی عمر میں پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور وہ جو اسے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا، تو اسی سارے مل ملا کر وہ 150 ماہوار کما لیتا تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ قسمت نے اس ظالم کے ساتھ کچھ اور کھیل کھیلا۔ وہ جو خواب دیکھا کرتا تھا وہ خواب ادھورے رہنے والے تھے، اور ایک دن سردیوں کے رات میں وہ گھر میں کس گرم کمبل رضائی سے نکلا اور اس کو سینے میں کوئی ٹھنڈی ہوا لگی۔ وہ یخ بستہ ہوا ایسے پیوستہ ہوئی کہ اس کو نمونیا کا مرض لاحق ہو گیا، اور نمونیا میں وہ 4 دن کے بعد ان کے گھر والوں نے بڑی جتن کی، کوشش کی اس کو ہر قسم کے علاج کروانے کی، لیکن 4 دن کے بعد وہ یہ اجل کو لبیک کہہ گیا۔ اور اسی طرح ایک دن پھر اس کا بڑا بیٹا باپ سے بڑا پیار کرتا تھا، اور اس نے گھر کے صفائی وغیرہ کرتا رہا، تو اس کو وہ کتبہ ملا، وہ بڑا رویا اور وہ کتبہ اٹھا کر بازار لے گیا۔ وہاں سے اس نے کچھ تبدیلی کروا کر وہ اس کتبے کو واپس لے آیا، اور پھر وہ کتبہ باپ کے قبر پر لگا دیا۔ جو بندہ خواب دیکھا کرتا تھا، جس نے زندگی میں بڑے خواب دیکھے تھے، وہ اپنے خواب لے کر قبر میں اتر گیا اور اس کو ترقی نصیب نہ ہوئی۔ محنت بھی کی، جتن بھی کی، کوشش بھی کی، خواب بھی دیکھے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہ ہوا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ زندگی انہی چیزوں کا نام ہے، یہی زندگی کا حسن ہے کہ بندہ اپنے طرف سے پوری کوشش کرے، باقی زندگی کیا کم بیک کرتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں، کتنا کوشش کر رہے ہیں، یہ چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، اور یہی چیز کم بیک کرتی ہے، یہی چیز پھر ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اگر ہم تشریح کی بات کریں تو عبارت کی تشریح بہت ہی آسان ہے، آپ کے لیے آسانی کے لیے میں نے یہ نمونے کے طور پر لکھ دی ہے۔ عبارت کی تشریح ہم نے حوالہ متن، اس میں سبق عنوان کتبہ ہے، مصنف کا نام غلام عباس، ماخذ آنندی ہے، صنف ادب میں یہ ہمارے پاس افسانہ ہے، اور تشریح سے پہلے ہم سب سے پہلے لکھا کرتے ہیں سیاق و سباق۔ سیاق و سباق آپ نے شروع کرنی ہے، تشریح طلب عبارت سبق کے تقریباً 1.5 سے لی گئی ہے، درمیان سے، اول سے یا آخر سے، پھر یہ سبق، یہ کون سے سبق ہے، اس سے لی گئی ہے اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، پورے سبق کا آپ نے مرکزی خیال آسان ورڈنگ میں بتانا ہے۔ میرے بیٹو، امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور تشریح بالکل اپنے ورڈنگ میں جو پیراگراف آیا ہوگا آپ نے اس پیراگراف کو اپنے ورڈنگ میں چینج کرنے کا نام تشریح ہے۔ اگر ہم بات کریں ایکسرسائز کی تو اس سبق کا ایکسرسائز بھی بہت ہی آسان ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریف حسین کو تانگے میں سوار ہونے کا لطف ملتا تھا۔ مہینے کے آخری روز میں، ابتدائی روز میں، مہینے کے وسط میں، مہینہ بھر، مہینے کے ابتدائی روز میں۔ شریف حسین جیب میں کچھ رقم اس لیے تھی کہ اس کے تنخواہ دیر سے ملی تھی، اس نے بچت کی تھی، کہیں سے قرض مل گیا تھا، اس کے بیوی اور بچے میکے گئے تھے۔ یہ آپ نے سن لیا ابھی کہ بیوی اور بچے میکے گئے تھے۔ کلرکوں میں لوگ شامل تھے، نئے بھرتی ہونے والے، ادھیڑ عمر، عمر رسیدہ، ہر عمر کے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہر عمر کے، اگر آپ نے خلاصہ اچھی طرح سن لیا تو یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ شریف حسین کے خیال میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کا مصرف تھا، کسی کو تحفہ دیا جائے، صدر دروازے پر لگایا جائے، مطالعے کے میز پر رکھا جائے، منڈھیر پر سجا دیا جائے، صدر دروازے پر لگایا جائے۔ شریف حسین کی موت کے بعد سنگ مرمر کا ٹکڑا یوں ہی گھر میں پڑا رہا، کہیں گم ہو گیا، بچ گیا، اس کے قبر کا کتبہ بنا، اس کے قبر کا کتبہ بنا۔ اس کے بعد سوالوں کے جوابات۔ شریف حسین اپنے دفتر میں کس حیثیت سے ملازم تھا؟ درجہ دوم کلرک، درجہ دوم۔ کلرکوں کے ٹولیوں میں کس طرح کے لوگ شامل تھے؟ ہر طرح کے لوگ شامل تھے، بوڑھے، جوان، تازہ بھرتی ہونے والے، اور پرانے 40 سال سے نوکری کرنے والے،
कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके चश्मों और ऐनकों ने उनके नाक पर निशान लगा रखे थे, ये भी बताया है। शरीफ हुसैन ने संगमरमर के नफीस टुकड़े का क्या इस्तेमाल सोचा था कि जब वो नया घर खरीदेगा, नया घर बनाएगा, तो उसके सदर दरवाजे पर लगाएगा। शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में आके हुई? उन हालात में आके हुई तो बड़े मुश्किल से ही कुछ गुजारा चला रहा था। शरीफ हुसैन की मौत के बाद इसका बड़ा बेटा संगमरमर के टुकड़े को किस मसरब में लाया? वो इसके घर का कुतबा बना। फिर ये उसके बाद असनाफ नसर है, दास्तान हमारे पास किसको कहते हैं, इस पर इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। नावल, अफसाना, ड्रामा, इस पर हम तफसील से बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारा काम पसंद आ गया होगा और आप ने इससे लुत्फ अंदोज हुए होंगे। मैं आपके सामने ये सारा कुछ एक बार फिर आप देख सकते हैं कि हमने कितनी मेहनत से और किस तरह आपके लिए सब कुछ जमा किया है। उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे और मुझ नाचीज़ को अपने दुआओं में याद रखेंगे। आपके दुआओं का सहारा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।